हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना चैप्टर नंबर 14 जो चल रहा था उसके ऊपर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैसे इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम है, ये हम ये कह सकते नहीं के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल कभी ना कभी आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका एक भी मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटे, नहीं कटे, इसलिए हम यहाँ पे वो जो क्वेश्चन जो कभी कभार आते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के जो क्वेश्चन है वही रिलेट करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमें एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी यहाँ पर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। When the voltage drop across a PN junction diode is increases from 0.65 to 0.70 volt, change in the diode current is 5 milliampere. What is the dynamic resistance of a diode? Okay, आपने देखा होगा हमारे पास जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है? एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया फॉरवर्ड, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये। ठीक है, इस टाइप के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, मान लो हम यहां पर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लें और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वोल्टेज एक्सिस पर, जहां पे वोल्टेज है ना वहां पे। दूसरा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्सिस पे, करंट वाली पे, आई पर। तो यहां पर आप देख पाओगे किसी एक पॉइंट पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेम पॉइंट पर करंट। ओके, V अपॉन I, ये इसका क्या हो जाएगा? ये होगा इसका रेसिस्टेंस। दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। ओके, देन अगर हम यहां पर दो पॉइंट कंसिडर कर लें, दो पॉइंट अगर हम यहां पे कंसिडर कर लेंगे यदि, तो क्या होगा? एक ये वाला पॉइंट तो हमारे पास हो जाएगा V1 I1, और दूसरा पॉइंट मैं कंसिडर कर लूंगा यहां पर थोड़ी आगे, तो ये हो जाएगा V2 I2। तो यहां पर ये जो वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहां पर, इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये वोल्टेज का डिफरेंस का रेशियो और करंट के डिफरेंस का रेशियो, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो V2 माइनस V1, दिस इज चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1, दिस इज चेंज इन करंट। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ओके, दिस इज स्टैटिक करंट, दिस इज करंट एट ए पॉइंट, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली जो है आपके सामने। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या है? V2 माइनस V1, I2 माइनस I1, तो ये क्या है? डेल्टा V एंड डेल्टा I। तो यहां पे क्या है? करंट का चेंज बता रखा आपको, तो जो करंट का चेंज बता रखा है इसके कारण, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे, ये भी क्या होगा? रेसिस्टेंस ही होगा। ये भी क्या होगा? रेसिस्टेंस ही होगा, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक केस आ जाएगा कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो यहां पर तो हम केवल एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा स्टैटिक रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, और ये क्या हो जाएगा? डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। तो ये यहां पे दो टर्म है, स्टैटिक रेसिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ बायस इन फॉरवर्ड बायस। यहां पे आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जो फॉरवर्ड बायस है ना, यहां पर हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक दो टाइप के रेसिस्टेंस आएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर केवल रिवर्स बायस को काम में लूं, रिवर्स बायस अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? केवल V अपॉन I आएगा। मींस इस केस में केवल स्टैटिक रेसिस्टेंस ही होगा। ठीक है ना, किसमें? इन रिवर्स बायस में।
होने को यहाँ पर हम डायनेमिक रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डायनेमिक रेसिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा करंट में, वोल्टेज में वेरिएशन आएगा, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे करंट है, करंट में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। मान लो मैं यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये तो यहाँ पर करंट तो यहाँ पर भी उतनी ही है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो गया। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर जो रिवर्स बायस है, इसका डायनेमिक रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन डायनेमिक रेसिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, बट वी कैन कैलकुलेट स्टैटिक रेसिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ओके, तो रिवर्स बायस में केवल हम स्टैटिक रेसिस्टेंस ही कैलकुलेट करते हैं, जबकि फॉरवर्ड बायस में स्टैटिक रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम डायनेमिक रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, रिवर्स बायस में जो रेसिस्टेंस है ना एक डायोड का, वो टिपिकली 10⁶ ओम के आसपास होता है, या फिर 10⁶, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, मेगा ओम्स की रेंज में होता है। ठीक है, 10⁶ को मेगा कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का जो रेसिस्टेंस है ना, वो होता है लगभग 100 to 1000 ओम के आसपास, या फिर आप इसको किलो ओम भी कह सकते हो। ठीक है ना, इसको क्या कहा जा सकता है, किलो ओम भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन का बेस बनेगा। जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, व्हेन voltage drop across a PN junction diode is increases from 0.65 to, देखो चेंज कितना आ रहा है, 0.65 वोल्ट टू 0.70 वोल्ट। ओके, दिस इज वोल्टेज। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट में चेंज कितना आ रहा है, नॉट जीरो, इट इज 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ओके, तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको पता है ये आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.70 माइनस 0.65। ओके, तो आप यहां से लिख दोगे 0.05 ओम, 0.05, इट इज 0.05 वोल्ट। ओके, ये इसका क्या है, वोल्टेज आ गया। देन हमारे पास क्या है, एक करंट। करंट मींस डेल्टा आई, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये चेंज ही गिवन है, ये ऑलरेडी अगला कह रहा है कि ये क्या है, चेंज है, तो ये चेंज आने का मतलब हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो ये वोल्ट हो गया, ये मिली एम्पियर हो गया। मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हो। तो यहां पे इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, चेंज दिया हुआ है ना, तो अब इसका डायनेमिक रेसिस्टेंस होगा, क्या होगा, डायनेमिक रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस RD, डायनेमिक रेसिस्टेंस को RD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको, और जो स्टैटिक रेसिस्टेंस है इसको RS से रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉरवर्ड बायस। ओके, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस RD इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो इसके बाद हो जाएगा ये 0.05 अपॉन 5 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरोस हटाएंगे ना यहाँ से, तो हो जाएगा ये 5 × 10⁻², ये और नीचे 5 × 10⁻³ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये 10⁻² + 3 मीन्स 10⁻1, तो 10 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा। क्या है इसका, डायनेमिक रेसिस्टेंस आ गया। डायनेमिक रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा स्टैटिक रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में कम होती है डायोड के अंदर। ठीक है ना, स्टैटिक रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बात और बता दो, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल डायोड के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर कोई आइडियल डायोड बता दें आपको, तो आइडियल डायोड के लिए जो फॉरवर्ड बायस का जो रेसिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीटली 0 होगा। और अगर रिवर्स बायस की आप बात करो तो रिवर्स बायस का रेसिस्टेंस कंप्लीट क्या होगा, रिवर्स बायस का रेसिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी आइडियल डायोड के लिए। यहां से
जीरो वोल्टेज होगा, करंट फ्लो होगी आइडियल डायोड के लिए, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि, और ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 1994 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। फिर भी कभी भी आ सकता है, इसका ऐसा नहीं सोचे कि ये ज़्यादा पुराना है तो ये नहीं आएगा फिर से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर है अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, VI characteristics of a silicon diode is shown in figure. Calculate the resistance of diode at ID is equals to 15 milliampere and VD is equals to -10 volt. ठीक है, देखो क्या है, एक तो है ID is equals to 15 मिली एम्पियर पर आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है VD is equals to -10 वोल्ट पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम है, ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये गिवन है, इस पॉइंट के सामने जो करंट की वैल्यू गिवन है आपके सामने वो है 1 माइक्रो एम्पियर, और ये वोल्टेज जो है ये है -10 वोल्ट, ओके। ये गिवन है, डायग्राम बना हुआ आपका, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। फिर है इसके बाद जो करंट, यहां पर 3 अलग अलग वोल्टेजेस दिए हुए हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग करंट भी दी हुई है। दिस इज 20 मिली एम्पियर, दिस इज 15 मिली एम्पियर and this one is 10 milliampere, okay, and the corresponding voltages are, this is 0.8 और यहां से आपको दिया हुआ है 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा, इतना मान लो, लमसम है ये, कोई एग्जैक्टली ऐसा कोई नहीं है। जैसे ये 8 है ना तो ये 7 ही होगा, ठीक है ना, 0.7, ये 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 0.9 वोल्ट और ये 0.8 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, ठीक है ना ये। अब देखो यहां पे क्या है, इस 15 मिली एम्पियर पे आपको रेसिस्टेंस पूछा है, तो यहां पर देखो रेसिस्टेंस दो तरीके से हो सकता है। पहला हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, रेसिस्टेंस एट ए मीन्स ए, जो फर्स्ट पार्ट है ना ये सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो ID इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 15 मिली एम्पियर। अब यहां पर हमें ये बताया हुआ नहीं है कि हमें डायनेमिक रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है या इसका स्टैटिक रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों करके बता दें आपको। तो इसका स्टैटिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS होगा V/I, कितने पर, इतने पर। तो 15 मिली एम्पियर तो ये आ गया, 15 × 10⁻³ ये तो 15 मिली एम्पियर हो गया। अब इसके बाद अपने पास वोल्ट V कितना है, देखो 15 मिली एम्पियर करंट जहां पे है वहां पर वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो आप इसके बाद सॉल्व करने के लिए A × 10⁻⁻1 15 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 0.53 × 10⁻², तो ये 53 ओम के लगभग आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर 53 ओम के आसपास आ रहा आंसर, आप इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को चेक करना है। सोल्व करने पर ये आंसर है तभी मानना, मेरी कहा हुआ मत मानना, ठीक है ना। फिर अगर मैं इसको डायनेमिक रेसिस्टेंस की बात करूं तो डायनेमिक रेसिस्टेंस तो क्या आएगा, ΔV/R
डेल्टा आई, यही तो आएगा। जब ये गिवन है, आपको फाइंड आउट कहाँ करना है, 15 मिली एम्पियर पे। तो 15 मिली एम्पियर को एवरेज वैल्यू मान लो। 15 मिली एम्पियर को हम क्या मान सकते हैं, एवरेज वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये डेल्टा वी की वैल्यू है, देखो ये 20 पर वोल्टेज कितना है 9.9 वोल्ट, और इस पर वोल्टेज कितना है 10.7 वोल्ट। तो ये तो आ जाएगा 0.9 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। देखो 15 मिली एम्पियर है ना, तो इसके 5 नीचे ले लिया, 5 ऊपर ले लिया, आपको क्या चेंज इन करंट मिल जाएगा इससे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपको चेंज इन वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, काम आपको उतना ही होना है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन मिली एम्पियर है ना, तो 10 तो इनका आंसर आ गया, और वैसे 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1, और ये आ जाएगा 10 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करोगे तो 20 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 ओम इज द डायनामिक रेसिस्टेंस। और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि डायनामिक रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है, इसकी वैल्यू लो होती है। तो ये वैल्यू क्या है, कम ही है, देख पा रहे हो आप, तो ये है। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं हम। बी पार्ट क्या है, VD -10 किधर होगा, रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस जब -10 है, पार्ट बी की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, यहां पे आ जाएगा अपना आ जाएगा आराम से, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू -10 हो गया, I इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रिवर्स बायस में, V अपॉन I। V कितना है 10 ओम है, I कितना है 10⁻⁻6 एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर को क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 एम्पियर लिखोगे। तो इसको आगे सोल्व करने पर कितना आएगा, ये -6 ऊपर जाके प्लस 10 × 10⁻+6 एम्पियर, नॉट एम्पियर, इट इज V अपॉन I ओम रेसिस्टेंस। तो ये कितना आ गया 10 मेगा ओम आ गया ये। तो 10 मेगा ओम, ये 10 मेगा ओम का मीनिंग क्या है पता है, इसको मीनिंग को पता होना चाहिए आपको, ये वैल्यू कितनी, ये है 1 करोड़ ओम। ये कितना है 1 करोड़ ओम है ये। तो इतनी ज्यादा वैल्यू है किसमें, रिवर्स बायस में। तो आप ये कह सकते हो कि कंपैरेटिवली रिवर्स बायस की जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, या फिर आप इसको जीरो भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे, जो आज आपने क्या है, आज आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, देखो यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमाइन द करंट्स थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। रेसिस्टेंस के थ्रू सर्किट कैलकुलेट, रेसिस्टेंस के जो सर्किट्स है इनके थ्रू आपको करंट्स कैलकुलेट करनी है। 2 सर्किट गिवन है, मैं आपको अभी 2 सर्किट का ही कराऊंगा एक बार। पहला सर्किट तो ये है, ठीक है, ट्वेंटी ओम 2 वोल्ट, और ये आपके पास डायोड है। ठीक है, आइडियल डायोड है, ये ध्यान रखना, ये D1 एंड D2 क्या है, आइडियल डायोड है। दूसरा सर्किट है आपके पास
ये D1, ये D2, फर्स्ट सर्किट एंड सेकेंड सर्किट। ओके, क्या है क्वेश्चन? फाइंड आउट द करंट्स इन दिस रेजिस्टेंसेस इन दिस सर्किट। एक्सक्यूज मी, कर सकते हो, करो। मैंने क्या कहा? आइडियल डायोड का ओपन सर्किट, आइडियल डायोड का एक्सक्यूज मी अगेन, आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। जस्ट अभी अभी बताया था आपको, ठीक है ना? तो इसको मैं अगर बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? देखो, इस सर्किट को फिर से अगर बनाऊं मैं, तो इसका रेसिस्टेंस 0, तो मैं ऐसे कर लूंगा, 0 रेसिस्टेंस मींस शॉर्ट सर्किट। ओके, ये डायोड D1 की जगह रिप्लेस कर दिया, ये डायोड D1 कैसे हुआ? देखो, ये प्लस बैटरी, ये नेगेटिव, ये प्लस बैटरी का टर्मिनल P से कनेक्टेड, नेगेटिव N से कनेक्टेड, फिर से प्लस P से कनेक्टेड, नेगेटिव N से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? फॉरवर्ड बायस हो गए। और डायोड, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होता है, रेसिस्टेंस 0 होता है, तो मैंने यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको डायरेक्ट वायर लगा दिया। फिर आपके पास ये 2 वोल्ट का बैटरी है एंड देन 20 वोल्ट ओम का रेसिस्टेंस है। नाउ कैन यू कैलकुलेट द करंट? यस यू कैन। नाउ यू हैव करंट इज इक्वल्स टू, करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है? 2 ओम है। वोल्टेज कितना? V कितना? 2 वोल्ट है। R कितना है? 20 ओम हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर 1 नीचे 10, तो 0.1 एम्पियर हो गई। 0.1 एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई आपके पास इस फर्स्ट सर्किट के लिए। लेकिन अब सेकंड सर्किट की बात करें, क्या है? सेकंड सर्किट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट सर्किट है। ठीक है, तो देखो, इसमें ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। प्लस टर्मिनल P से कनेक्टेड, माइनस वाला इधर N से कनेक्टेड। फिर इसके बाद ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल N से कनेक्टेड, और ये किसके साथ कनेक्टेड? नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, ये इससे कनेक्टेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पास डायोड D1 है, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, बट D2 डायोड, द सेकंड डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो आपको अभी भी जस्ट ये बताया था मैंने कि भाई आपके पास जो फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस तो क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जो रिवर्स बायस वाला दूसरा डायोड, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट डायोड D1 बना दिया, दूसरा मैंने डायोड बना दूंगा D2। तो D1 तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्या D1 से भी कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है। किसमें? रिवर्स बायस में। तो यहां पर क्या करंट फ्लो, अगर मान लो गलती से स्टार्ट भी कर दे करंट फ्लो ना, तो क्या आगे से पाथ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पाथ ही नहीं मिल पाएगा, तो ओपन सर्किट के लिए करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 2 हो जाए, 0 हो जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करंट्स इन द डायोड सर्किट। ओके, तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। इसके और जब क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे, और जितना क्वेश्चंस करोगे ना, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी पूरे सब्जेक्ट के, पूरे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है ना? जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको उन क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये आगे आपका काम बनेगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं इस चैप्टर के लिए आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये वाला जो चैप्टर ऐसा है, इसमें NCERT की लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, इसको अगर रेडी करना आपको, आप NCERT से रेडी करो। ठीक है, 1 by 1 फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करके, फर्स्ट, सेकेंड,
देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ऐसे कंटिन्यू करके आप लास्ट तक जो टॉपिक्स आपके इनको केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ो। इस चैप्टर के लिए आपको कोई भी बुक्स वगैरह, किसी गाइड वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है। या तो केवल नोट्स जो हमने आपको दिए हैं, जिनको आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। और वेबसाइट जो भारतीय अपने bpsseeker.org की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। सीनियर विंग में जाना है और वहां पर आपको मिलेगा होमवर्क सेक्शन। तो होमवर्क सेक्शन में सीनियर विंग, होमवर्क सेक्शन में क्लास 12 में मिल जाएगा आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो वहां पर आप ये सब चीजें देखोगे तो सब कुछ आपको एज इट इज बहुत ही बढ़िया वे में एकदम एक तरीके से आपको मिलेगा नोट्स में, ठीक है। लास्ट ईयर के वो क्लासरूम के अंदर करवाए हुए नोट्स है, वहां पर केवल एक टॉपिक, पूरे इतने बड़े चैप्टर में केवल एक टॉपिक है जो आपका इस बार सिलेबस से हटा है, तो वो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो जो जेनर डायोड है उस टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं है, अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन नोट्स आपको एज इट इज बना लो डायोड से, जो नोट्स आपको दिए उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट, ओके।